तो जैसे कि आप सभी को पता है डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का मैथ है त्रिभुजों और उसके सर्वसंगता। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन देखा है और यहाँ पे 16 से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर ले ताकि मैथ का जो PDF होता है वो आपको वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे PDF को चढ़ा देते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। 16 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं कि कौन सा प्रतिबंध का उपयोग करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे दिया है क्या, AC बराबर DF, चूँकि ये भुजा है ना, यहाँ पे AB बराबर D, AB भुजा है अर्थात साइड है, BC बराबर EF, तीनों साइड है। ठीक है, तो कौन सा प्रतिबंध होगा, साइड साइड साइड। ठीक है, यही प्रतिबंध होगा। तो इसीलिए चूँकि ये दिया हुआ है इसीलिए ABC और जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DFE का। ठीक है, यहाँ पे AC बराबर है DF का, अर्थात AC का संगत DF है और AB बराबर D है, मतलब AB का संगत D है और यहाँ पे BC बराबर यानी BC का संगत FE है। ठीक है, ये तीनों साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का साइन है। ठीक है, तो पहला नंबर में आपका आंसर है यहाँ जो है ऑप्शन में, यहाँ पे पहला नंबर जो है, यहाँ भुजा अर्थात साइड सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रयोग करेंगे, तो साइड का। दूसरा में भी दिया है आपका, ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये एक कोण है। ठीक है ना, इस प्रकार से कोण है, बीच में R है तो R कोण और Z कोण ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी दो साइड और एक कोण है यानी एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड प्रतिबंध हम लोग पढ़े हैं तो वही होगा। चूँकि यहाँ पे देखें तो PQR जो है इसीलिए ये है दिया हुआ, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब यहाँ पे ZX, तो यहाँ पे ZX का जो संगत है वो RP है, ये दोनों इक्वल है। RQ का संगत यहाँ पे आपका ZY है, ये दोनों इक्वल है और प्लस में R जो कोण है यहाँ पे, तो यहाँ पे Z कोण, इसका संगत कोण ये रहा, दोनों इक्वल है यानी साइड फिर एंगल फिर साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये आपका होगा। तो यहाँ भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका C में भी दिया हुआ है, पहले कोण है, ठीक है, फिर से कोण है और फिर भुजा, यानी हम लोग ये भी पढ़े हैं ना कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये भी एक प्रतिबंध है, तो इस प्रतिबंध का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। चूँकि देखिए ये कोण L है और यहाँ पे G है। ठीक है ना, तो L का संगत होगा यहाँ पे G है और उसके बाद M है यहाँ पे F है, तो M का संगत यहाँ पे F होगा और N का यहाँ पे फिर भुजा है ना ML और FG, तो ML यहाँ पे ये रहा भुजा ML और यहाँ पे FG। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है ना, तो ये रहा साइड, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। ठीक है ना, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों संगत है उसका इधर वाले का, तो ये एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम। ठीक है, C में यहाँ एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे, यही प्रतिबंध का यहाँ पर प्रयोग करेंगे सर्वांगसमता के लिए। ठीक है, सर्वांगसम के लिए। लास्ट में आपका है D, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक भुजा है, फिर से भुजा है और फिर एक 90 डिग्री वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री यानी इसको राइट एंगल बोलेंगे तो R हुआ और यहाँ पे देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो EB है अर्थात यहाँ पे EB अगर देखें तो ये एक है क्या कर्ण है ना, यानी है, हाँ यहाँ पे कर्ण है, हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, इसको H बोलेंगे, तो और HDB यहाँ पे भी H है, तो यानी EB का इक्वल है DB, दोनों H है और फिर AE है और BC है, यानी AE इधर है और BC इधर है। ठीक है, तो AE और BC इक्वल यानी इधर एक साइड और इधर भी एक साइड। ठीक है, तो चूँकि आपको पता होगा जो समकोण त्रिभुज होते हैं इसमें ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये एक कर्ण है। ठीक है, इन दोनों में एक बेस और एक आपका लंब होगा। ठीक है, आधार एक लंब होगा, इसमें भी एक आधार एक लंब ये होगा और ये तो कर्ण है, ये फिक्स रहेगा कि ये कर्णी है। ठीक है, इन दोनों में ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार ये भी आधार हो सकता है, ऐसे एक लंब और एक आधार होते हैं, तो ये दोनों साइड है। ठीक है,
यानी एक भुजा है, तो यहाँ पे इसका ए ही बराबर है बी सी, यानी एक भुजा हुआ, एक कोण हुआ 90 डिग्री और एक कर्ण हुआ, यानी आर एच एस वाला जो हम लोगों ने प्रतिबंध पढ़ा था, अर्थात 90 डिग्री, फिर हाइपोटेनस यानी कर्ण और साइड एक, ये दोनों संगत, ये दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों समकोण त्रिभुज में इक्वल है। तो ये आर एच एस का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे प्रतिबंध का, ठीक है। तो यहाँ पे आर एच एस सर्वांग क्षमता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा था, आर एच एस प्रतिबंध को भी देखा था। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। तो दी गई आकृति में ए बी इक्वल है ए सी का, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी इक्वल है ए सी का, और उसके बाद में यहाँ पे ए डी जो है ना, ये ए डी जो आया है वो कोण जो ए है ना, ये कोण ए है, तो इसको बी ए सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी ए सी जो कोण बी ए सी है, अर्थात जो कोण ए है उसका समद्विभाजक है, ठीक है। ए डी समद्विभाजक है, मतलब कि ए डी जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आपका जो बोल रहा है उसका आंसर देना। यहाँ पे बोल रहा है पहला में त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी, यानी इधर ए डी बी हुआ, एक ये त्रिभुज हुआ और एक इधर त्रिभुज हुआ, ठीक है। दो त्रिभुज है ना, एक इधर और एक इधर। तो इस दोनों त्रिभुज के बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो बराबर पहले तो ये हमारा दिया हुआ है जो हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। उसके बाद फिर एक कोण भी बराबर होगा, इसमें भी बी ए डी होगा इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में आपका डी ए सी होगा, ठीक है। तो ये दोनों चूँकि समद्विभाजक है तो दोनों बराबर भागों में बटेगा, तो दोनों इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो ये कोण भी इक्वल होंगे, यानी सी ए डी भी इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको यहाँ से लिखे हैं बी ए डी, तो इसको सी ए डी ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण हुआ, चूँकि ये जो ए डी है वो बी ए सी का समद्विभाजक है, ठीक है। और एक होगा हमारा ए डी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, यानी उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है, अर्थात दोनों में है, ठीक है। तो इसलिए ये इस त्रिभुज में ये तीनों युग्म बराबर होंगे, ठीक है। अब सेकंड में बोल रहा है कि क्या त्रिभुज इतना ए डी बी और ए डी सी जो है वो सर्वांगसम है। तो कारण देना है, तो सर्वांगसम है क्योंकि यहाँ पे 3 युग्म बराबर है, साइड, एंगल, फिर से साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे इक्वल है, या फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। जब ये इस प्रकार से आपका एक समद्विभाजक है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो उस प्रकार से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे साइड फिर एंगल फिर साइड, या फिर यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री यानी आर, और ये एक कर्ण हो जाएगा, इधर भी कर्ण, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आर एच और एक साइड भी इक्वल होंगे, यानी ए डी दोनों में है ना, दोनों में आर एच एस प्रतिबंध से यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ हाँ, यहाँ पे आंसर होगा हाँ, यहाँ पे सर्वांगसम है। कारण क्या है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है आर एच एस सर्वांग समता से, ठीक है, यही कारण है। और तीसरा में बोला क्या कोण बी और कोण सी आपका इक्वल है, कोण बी और कोण सी इक्वल है, हाँ इक्वल है। ये भी बोल सकते हैं कि ये सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो चुके हैं, तो ये इसका संगत जो कोण होगा वो इक्वल होंगे। या फिर बोल सकते हैं इन दोनों की बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा पर जो कोण बनते हैं वो भी ऐसे भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग है, या फिर ये भी ले सकते हैं कि बराबर भुजाओं में जो बनता है कोण वो इक्वल होता है। आगे उस प्रकार से आंसर लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा उस प्रकार से, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और 18 नंबर क्वेश्चन में दी गई आकृति में किरण जो हमारा एजेड है, यहाँ पे इस प्रकार से एजेड जो किरण आया है वो कोण डी ए बी तथा डी सी बी को समद्विभाजित करता है, यानी कोण यहाँ पे डी ए बी जो ये कोण है ना इसको समद्विभाजित करता है, और डी सी बी ये जो कोण है ना इसको समद्विभाजित करता है। तो इसको 2 भागों में बांटा, इसको भी 2 भागों में बांटा, तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे, इधर जितना उधर उतना, इधर जितना इधर उतना, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब जो भी पूछ रहा है उसका आंसर देना है। पहला हम पूछ रहा है कि त्रिभुज बी ए सी और डी ए सी में बराबर भागों के 3 युग्म लिखना है। तो क्या बोला, बी ए सी यानी बी ए सी ये हुआ त्रिभुज, ठीक है ना, और आपका डी ए सी ये हुआ त्रिभुज, ठीक है। यानी इधर वाले त्रिभुज इधर वाले त्रिभुज में जो बराबर भाग वो लिखना है, 3 युग्म लिखना है। तो सबसे पहले ए डी और यहाँ पे ए बी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसके बीच वाला को ना देखें तो ये एक चतुर्भुज हो जाता है, काइट यानी पतंग चतुर्भुज होता है, ठीक है। और पतंग चतुर्भुज में जो आसन भुजा होते हैं ना, आसन भुजा मतलब ये दोनों आसन भुजा हुए और ये दोनों आसन भुजा हुए, तो वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों भी इक्वल होंगे आपका, यानी डी सी और सी बी यानी बी सी दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे ए डी और या फिर ए बी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है।
तो ये दोनों इक्वल होंगे। पहला तो ये इस त्रिभुज में ये एक AD और AB इक्वल होंगे, दोनों साथ में। एक कोण भी इक्वल होंगे, 2 हुआ, और साथ में AC दोनों में मिलेगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तो तीनों युग में इक्वल होंगे। तो आपका आंसर होगा AB बराबर AD दिया है, क्योंकि वो काइट पतंग है तो उसमें ऐसा होता है, इक्वल ही होगा, ठीक है ना। आसन भुजा इक्वल होते हैं, पढ़े भी होंगे आप। और प्लस में AC बराबर AC, यानी AC तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्योंकि वो किरण है, तो दोनों त्रिभुज में मिलेगा, ठीक है ना। और प्लस में A जो कोण है आपका, एक BAC और एक DAC, यानी एक ये जो कोण हुआ हमारे पास, एक BAC जो कोण बना इधर और एक DAC जो बना कोण इधर, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जो ये बड़े वाले कोण है इसको 2 भाग में बांटा है ना, तो इधर जितना होगा उधर इतना ही होगा। तो तीन युग में इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब आपका सेकंड में पूछ रहा है क्या ये BAC और DAC सर्वांगसम है, तो कारण देना। चूँकि हाँ यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि एक कोण इक्वल है, ठीक है, एक साइड इक्वल है और एक यहाँ पे ये साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक कोण भी दोनों में इक्वल है। यानी कि देखें तो यहाँ पे साइड पहले, फिर एंगल, यानी साइड एंगल और फिर से साइड, ठीक है, इसमें भी वही, एक साइड इसका और एक एंगल एक साइड, यानी दोनों त्रिभुज को अलग अलग करके हम देखें अच्छे से तो हो जाएगा। इस त्रिभुज में देखें तो एक साइड ये AC इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, ठीक है ना, उसमें भी मिलेगा आपका ADC में भी मिलेगा AC और BAC में भी मिलेगा AC, ठीक है। तो AC दोनों में, और कोण ये वाला और ये वाले दोनों में रहेगा, इसका नाम होगा BAC और इसका नाम होगा DAC। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पूछ रहा था क्या आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो हाँ यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता प्रतिवंश से, ठीक है। तो कारण ये बोल रहा है, तो कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है। और थर्ड में पूछ रहा है AB बराबर AD है, अपने उत्तर उचित कारण देना। AB बराबर AD है क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाँ AB बराबर तो AD है ही, या फिर बोल सकते हैं वो काइट वाले नियम से, फिर बोल सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज भी हो चुका है ना वैसे, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा से, या फिर यहाँ पे काइट वाले जो नियम होते हैं वैसे यहाँ पे हाँ, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला CD बराबर CB, तो हाँ यहाँ पे CD बराबर भी CB होगा, ठीक है ना। ये काइट जो पतंग वाले होते हैं उसमें आसन भुजा इक्वल होते हैं, तो इस प्रकार से होगा। तो हाँ क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम भी हो चुका है ना, तो ये तरफ, क्योंकि हाँ क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है, ठीक है, संगत भाग, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, इस कोण का संगत ये होगा, ठीक है ना। संगत का मतलब वही सेम स्थान वाले। अब 19 में बोल रहा है आपसे क्या कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पे AC और AB दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ABAC दिया हुआ है और AD इसका शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से एक लंब आया मतलब 90 डिग्री यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ भी है 90 डिग्री का, यहाँ पे जो सिंबल होता है वो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसका आंसर देना है। तो ADB और ADC, पहला हम बोला ADB, जो हमारा ADB इधर बना और ADC इधर बनता है, ठीक है। तो मैं बराबर भागों के 3 युग में लिखना है, तो आराम से हम लोग लिख पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री एक इसमें भी और इधर भी बनता है, ठीक है। और एक ये AC और AC ये भी इक्वल है, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पे AD जो है वो भी इक्वल होंगे, इसमें भी होगा AD, इसमें भी होगा AD, ठीक है। क्योंकि ADC त्रिभुज का नाम है तो इसमें भी AD है, और इसमें AD भी नाम है तो इसमें भी AD है, ठीक है ना। अब अलग अलग पार भी लोगे तो भी वैसे ही होगा। तो सबसे पहले आपका 3 हो गया, एक 90 डिग्री, ठीक है, और एक वो। सबसे पहले AB बराबर AC जो कि दिया है आपका क्वेश्चन में ही, ठीक है ना, ये वाले फिर AD बराबर AD जो कि उभयनिष्ठ दोनों में है, ठीक है, इधर भी, और कोण ADB और ADC, ठीक है, 90 डिग्री। कोण इसका नाम होगा इधर वाले ADB क्योंकि ये इधर वाले त्रिभुज में, और इसका नाम होगा ADC क्योंकि ये इधर वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री से इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है सेकेंड नंबर में कि थर्ड में ना कि ये जो है फर्स्ट हुआ ना, बराबर भाव को लिखना है, सेकंड ना होगा ADB सर्वांगसम है ADC का, यानी इधर वाले त्रिभुज का सर्वांगसम है। तो क्यों अथवा क्यों नहीं, तो है क्योंकि सर्वांगसम हो गए यहाँ पे RHS से, एक ये भुजा हुआ
यानी ये 90 डिग्री के सामने ये इसको बोले तो कर्ण होगा, अर्थात हाइपोटेनस अर्थात एच दोनों में इक्वल होंगे। एक 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल और एक साइड इक्वल है ए डी, ठीक है ना, साइड यानी आर एच एच से, ठीक है, आर एच एच से ये हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हाँ आर एच सर्वांग समता से, ठीक है। अब उत्तर बोल रहा था कारण देने के लिए अथवा क्यों नहीं, तो क्यों का जवाब होगा क्योंकि ये आर एच सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है। तीसरा में बी बराबर सी है, क्यों अथवा या फिर क्यों नहीं है। तो बी बराबर सी होगा तो इसका दो रीज़न है। सबसे पहले ये तो सर्वांग सम के संगत कौन है तो ये होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि बराबर भुजा के ये कौन है, ठीक है ना, ये वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। हाँ क्योंकि क्योंकि बराबर भुजाओं द्वारा बना कौन है, ठीक है, बराबर भुजाओं द्वारा बना कौन है इसलिए, या फिर सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोनों लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। टर्न में बोल रहा है क्या बी डी सी डी, मतलब बी डी बराबर सी डी है, क्यों या क्यों नहीं। बी डी बराबर सी डी है तो हाँ होगा क्योंकि ये तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा है यानी संगत भाग है, तो हाँ यहाँ पे होगा हाँ क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है, ठीक है। अब हम लोग 20 में देखें तो 20 में बोल रहा है क्या कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके आप पी क्यू आर बराबर त्रिभुज एफ ई डी स्थापित करना चाहते हैं। किसका प्रतिबंध, साइड एंगल साइड का, ठीक है, साइड एंगल साइड का सर्व समता प्रतिबंध का उपयोग करके आपको इसको बराबर स्थापित करना चाहते हैं। यह दिया गया है कि पी क्यू बराबर ई एफ है और आर पी बराबर डी एफ है। तो सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किस तथ्य की सूचना की आवश्यकता होगा। चूँकि हमें पता है कि सर्वांग समता के लिए तीन चीज़ होने चाहिए इक्वल, ठीक है, संगत भाग जो होता है वो तीनों, जैसे कि हमने देखा साइड एंगल, इस प्रकार से जो भी प्रतिबंध देखा तीन चीज़ होता था उसमें, ठीक है ना। तो इसमें भी दो ही चीज़ दिया हुआ है, तो हमको एक चीज़ और क्या ऐसा स्थापित कर लेंगे कि ये जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे आपका त्रिभुज पारा हुआ है पी क्यू और भी, और ये भी जो भी दिया हुआ है पी क्यू यहाँ पे इक्वल है एफ ई का, ठीक है ना, और आप पी आर पी यानी कि ये डी एफ, जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है जैसे आर पी इसमें डी एफ, ठीक है, इसमें पी क्यू अगर है तो इसमें एफ ई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये इक्वल है, इसका ये इक्वल है, संगत भाग है। तो हमको एक चीज़ और क्या चाहिए, तो ये एक चीज़ तो सबसे पहले बोल रहा है साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड, एक साइड इक्वल और एक एंगल अगर ये पी होगा और यहाँ पे एफ होगा तो ही तो होगा, है ना, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, ठीक है, ये साइड है ये इधर। तो साइड एंगल साइड के लिए कोण पी और कोण एफ जो है वो इक्वल होना जरूरी है। तो यही आपका एक्चुअली आंसर यही होगा जो बोल रहा है आपका क्वेश्चन में साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से, तो वही यही होगा। लेकिन आपका बुक में आंसर 2 देता है, तो यहाँ पे चूँकि हमको पता है ये भी अगर क्यू आर और ये भी इक्वल होंगे तो साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर नाम कैसे लिखा जाएगा तो पी क्यू आर अगर लिखेंगे तो पी से स्टार्ट किए फिर क्यू, तो इसमें भी एफ ई डी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर इसको अगर लिखेंगे क्यू आर पी तो इसमें भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ई डी एफ, ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें हो वैसे इसमें, ठीक है। तो चूँकि इसका आंसर क्या होगा तो दिया है, ठीक है। चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एफ ई डी में 2 भुजाएं बराबर है ना, लेकिन दोनों भुजाओं से बना कोण बराबर नहीं है। देखें यहाँ पे 2 भुजा तो इक्वल दिया हुआ है दोनों भुजा, लेकिन दोनों भुजा से जो कोण है वो इक्वल नहीं बताया गया, नहीं दिया है, ठीक है ना। तो नहीं है तो दोनों भुजाओं से बना कोण बराबर नहीं है, इसीलिए त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। तो सर्वांग सम करने के लिए क्या करना होगा, अतः सर्वांग समता साबित करने के लिए कोण पी और कोण एफ इक्वल होना चाहिए, यही आपका आंसर ही होगा, ठीक है। एक्चुअली जो बोल रहा है आपका साइड एंगल साइड से, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन यह जो बुक में दिया होगा उसके अनुसार तो वो साइड बोलता तो ये होता, ठीक है ना, लेकिन दिया हुआ है तो आप देख लीजिए, वैसे तो खाली यही होगा, ठीक है ना, आप भी समझ पा रहे होंगे यही होगा।
या फिर यहाँ पे क्यू आर और ई डी का आवश्यकता होगी, क्योंकि सिर्फ सर्वांग समता की बात बोलता, यहाँ पे ये वाले नहीं लिखता ना, सिर्फ बोलता सर्वांगसम के लिए, इस त्रिभुज के सर्वांगसम के लिए कौन सा सूचना की आवश्यकता होगी, तो हम ये दोनों हो सकता है, ठीक है, इसका या इसका। लेकिन साइड एंगल साइड का बोल रहा है तो सिर्फ यही तो होगा, ठीक है, नहीं ये होगा तो ये तो साइड का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक कैश नंबर में बोल रहा है क्या कि दी गई आकृति में त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दिया हुआ है, ठीक है, नीचे आपका जो भी ऑप्शन है उसमें माप दिया हुआ है। RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके बताए कि कौन से त्रिभुज का युग्म सर्वांगसम है, ठीक है, और सर्वांगसम त्रिभुज का स्थापित में उन्हें संकेतिक रूप में भी लिखना है। तो चूंकि यहाँ पे RHS बोल रहा है तो वही देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में देखें तो क्या ये सर्वांगसम है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका जो हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री सामने वाले कर्म, यानी सबसे बड़ा भुजा होता है इसमें, ये 6 सेंटीमीटर भी, ठीक है। लेकिन एक साइड भी और होना चाहिए इक्वल, तो यहाँ पे देखिए एक साइड यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2.5 है, तो RHS से तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं सर्वांगसम। तो चूँकि यहाँ पे देखिए आंसर होगा सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि संगत भुजा जो PQ है और DE है जो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो इक्वल ऐसे करके यहाँ पे काटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आपका PQ जो है वो DE का इक्वल नहीं है। सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक 90 डिग्री इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ना, सिर्फ इस त्रिभुज को देखें और उसके बाद आप इस त्रिभुज को देखें, ठीक है, यानी इसका नाम हो जाएगा ABC और इसका त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABD, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में देखें तो ये 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, ठीक है, दोनों में इक्वल है। उसके बाद हाइपोटेनस तो दोनों का एक ही है ना, इसका भी हाइपोटेनस 3.5 और इसका भी देखें ABC का भी, तो इसका भी तो दोनों मिला हुआ है ना, तो एक ही में है, तो 3.5 उसका भी, यानी आपका RB वही है, सॉरी H ना होगा तो H भी वही है। और यहाँ पे एक साइड, तो साइड आपका ये भी 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे RHS से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा कि ABC और त्रिभुज ADB सर्वांगसम है, ठीक है। और ये थर्ड में देखें तो इसमें 90 डिग्री है त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात करें जिसमें 2 त्रिभुज है ना, एक ABC हुआ और एक ADC हुआ, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो 90 डिग्री सामने ये कर्ण हुआ, 90 डिग्री सामने ये भी कर्ण, तो दोनों उभयनिष्ठ तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों में सेम ही है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यानी एक 90 डिग्री यानी R, ठीक है, R दोनों में इक्वल है, ये हमारा H हो गया और बाकी बचा एक साइड दोनों में इक्वल है, तो हाँ यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे भी 3.6 है, तो एक साइड भी इक्वल, यानी RHS से यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखेंगे हाँ तीसरे में सर्वांगसम है, तो त्रिभुज ABC यहाँ पे सर्वांगसम ADC हो जाएगा। संकेतिक में बोल रहा था तो आपको लिखना है इस प्रकार से, सर्वांगसम है तो ये हुआ आपका, पहले में हमने पहले इसको ऐसे लिख दिया उसके बाद लिखा सर्वांगसम है, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख लें, ऐसे पहले यही ठीक रहेगा, सर्वांगसम है उसके बाद संकेतिक रूप में लिखें, ठीक है। तो देख लीजिए। और चौथा में आपका बोल रहा है, इसमें मतलब देखना है ना, तो देख लेते हैं। इसमें 90 डिग्री, तो ये दो त्रिभुज है ना, एक PQS या फिर PSQ बोलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में छोड़िए, आपका अपने खुद से लिखना ना। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हुआ PQS और एक हुआ PRS, ठीक है। तो दोनों इसमें इसका संगत ये हुआ तो ये दोनों में 90 डिग्री हो गई, तो दोनों त्रिभुज में इधर वाले त्रिभुज में 90 डिग्री एक हुआ, यानी R तो दोनों में ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ R के सामने वाले ये होता है H, हाइपोटेनस भी दोनों में सेम ही है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बचा साइड, तो यहाँ पे साइड आपका ये जो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे QS जो है और SR है, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से आया हुआ है, तो ये इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे PSQ और PSR, ठीक है, PSQ और PSR यहाँ से नाम लिखा हुआ है, PSQ और PSR। अगर इस प्रकार से लिखते PQS तो इसमें लिखते PRS, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक कोण तथा संगत दोनों भुजाएं क्या है, इक्वल है। तो एक कोण तथा संगत दोनों भुजाएं, सॉरी यहाँ पे इसका देखने की ज़रूरत नहीं है, QS और SR को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे PS जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखें तो ये हो जाता है, क्योंकि ये तो R हुआ, R क्लियर है, सॉरी H ना, H क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे R है, 90 डिग्री क्लियर है। उसके बाद एक साइड भी तो क्लियर हो गया, PS इसमें भी है और इसमें भी है, तो PS दोनों में इक्वल तो होंगे, ठीक है। तो एक साइड तो RHS ये आपका हो जाएगा। तो दोनों जो संगत भुजा है
यानी दोनों संगत भुजा कौन है, तो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो दोनों RHS से हो जाएगा सर्वांग, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और आई थिंक यहाँ पे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया अच्छे से, ठीक है। इसको इस प्रकार से हमने बहुत पहले बनाया, लेकिन वीडियो हम लोग कुछ देर बाद बनाए, तुमको याद भी नहीं बढ़िया से। इसमें ऐसे वैसे इतना ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर होगा तो हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो के पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।